डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। झारखंड सीएम हेमंत सोरेन के प्रस्तावित सरकारी आवास पर सियासी जंग शुरू। कथित 100 करोड़ के आलीशान आवास को लेकर भाजपा का हमला। कहा सीएम के लिए बन रहा शीश महल। बोकारो एयरपोर्ट शुरू कराने पर प्रशासन सख्त। कहा दोबारा अतिक्रमण करने वालों पर होगी एफआईआर। अतिक्रमण के कब्जा रोकने के दिए निर्देश। रायपुर में 25 मार्च से खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स। रायपुर, सरगुजा और बस्तर में होगी खेल प्रतियोगिताएं। जनजातीय खिलाड़ियों को राष्ट्रीय मंच देने के लिए बड़ा आयोजन। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है स्टेट लाइव में। मैं हूं आपके साथ शालिनी राणा। शुरुआत करेंगे स्टेट लाइव की झारखंड की खबरों से। झारखंड की राजधानी रांची में मुख्यमंत्री के प्रस्तावित नए आवास को लेकर सियासी घमासान तेज हो गया है। प्रदेश भाजपा ने राज्य सरकार पर बड़ा हमला बोलते हुए मुख्यमंत्री के लिए बनाए जा रहे कथित शीश महल को जनता के पैसे की बर्बादी बताया है। भाजपा के केंद्रीय प्रवक्ता प्रतुलनाथ शाहदेव ने पार्टी कार्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान कहा कि एक ओर झारखंड की जनता रोजी रोटी, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे बुनियादी जरूरतों के लिए संघर्ष कर रही है, वहीं दूसरी ओर मुख्यमंत्री के लिए करीब 100 करोड़ रुपए की लागत से भव्य आवास बनाने का प्रस्ताव कैबिनेट में लाया गया है। प्रतुल शाहदेव ने आरोप लगाया कि जो सरकार खुद को गरीब, आदिवासी और मूलवासी की अगुवा सरकार बताती है, वही मुख्यमंत्री के लिए आलीशान सुविधाओं से लैस आवास तैयार करवा रही है। उन्होंने दावा किया कि प्रस्तावित मुख्यमंत्री आवास में स्विमिंग पूल, जकूजी, लग्जरी कमरे, करीब 2 करोड़ रुपए का फव्वारा और लगभग 2.5 करोड़ रुपए की लागत से गार्डन जैसी सुविधाएं शामिल हैं। भाजपा प्रवक्ता ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर निशाना साधते हुए कहा कि वो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की राह पर चलते नजर आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार को करोड़ों रुपए खर्च कर आलीशान आवास बनाने के बजाय राज्य की जनता की समस्याओं के समाधान पर ध्यान देना चाहिए। जो कि पार्टी के बहुत वरिष्ठ नेता हैं और प्रदेश के सब मीडिया प्रभारी भी हैं, उनके साथ मैं मीडिया से आए तमाम मित्रों का स्वागत करता हूं। देखिए, आज हम एक बड़े महत्वपूर्ण विषय पे प्रेस वार्ता करने के लिए बैठे हैं। हम लोगों ने जो आशंका जाहिर की थी 1 वर्ष पूर्व, जिसको लेकर झारखंड मुक्ति मोर्चा ने हमारा मजाक उड़ाया था, आज वो आशंका बिल्कुल सही साबित होगी। देखिए, अभी इस प्रेस वार्ता का मूल सार अगर आप देखेंगे तो यही है, जनता जूझे रोजी रोटी के संघर्ष में, मुख्यमंत्री रहेंगे 100 करोड़ के शीश महल में। मुख्यमंत्री जी के लिए 100 करोड़ का मुख्यमंत्री आवास को कैबिनेट ने स्वीकृति दे दी है। साहब, मुख्यमंत्री झारखंड के मुख्यमंत्री हैं, आदिवासी मूलवासियों के मुख्यमंत्री हैं, खुद को कहते हैं गरीब गुरबों की सरकार है, लेकिन 100 करोड़ का उन्होंने शीश महल बनाने का बजटरी प्रोविजन किया है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार की राजनीति में औपचारिक एंट्री को लेकर सियासत तेज हो गई है। 8 मार्च 2026 को उनके जेडीयू में शामिल होने की चर्चा के बीच मुख्यमंत्री या उप मुख्यमंत्री बनाए जाने की अटकलें भी तेज हो गई हैं। इसको लेकर झारखंड में भी एनडीए के भीतर राजनीतिक हलचल बढ़ गई है। वहीं विपक्ष द्वारा लगाए जा रहे आरोपों और सवालों पर बीजेपी ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। झारखंड बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता प्रतुलनाथ शाहदेव ने एपीएन न्यूज से बातचीत में राजद और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि विपक्ष बिना किसी ठोस मुद्दे के केवल राजनीतिक भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहा है। जेडीयू का आंतरिक मामला है कि वो किसे आगे बढ़ाती है, लेकिन विपक्ष इसे अनावश्यक रूप से राजनीतिक मुद्दा बनाने में लगा हुआ है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की राज्यसभा के लिए जब पर्चा भरने की खबर आई, झारखंड में सियासत गरमाई। झारखंड में जहां एक तरफ सत्ता पक्ष कह रही है कि भाजपा ने साजिश के तहत नीतीश कुमार का अपहरण कर लिया है, दबाव बनाकर भाजपा नीतीश कुमार को बिहार की सियासत से बाहर कर रही है। तो ये कहने वालों का भविष्य खतरे में है। अगर आप कांग्रेस की बात करें बिहार में, तो क्या उसका अस्तित्व आप देख सकते हैं। और दूसरा, राजद ने अपने जीवन का सबसे खराब परफॉर्मेंस किया है, तो जिनके भविष्य खुद खतरे में है, वो आज हम पर इस तरह की टीका टिप्पणी कर रहे हैं। देखिए, नीतीश कुमार जी लीडर नहीं है, वो स्टेट्समैन है, और स्टेट्समैन बहुत कम इस धरती में अवतरण होता है। उनका जिस तरीके से बिहार को उन्होंने अंधेरे से निकालकर
विकास की ओर बढ़ाया। जंगल राज से कोई कल्पना कर सकता था? शाम को 5 बजे दुकानें बंद हो जाती थी। शिल्पी जैन हत्याकांड कोई भूल सकता है? कभी रंग आखिरी सवाल आपसे करेंगे, जो चुनाव होने वाला है राज्यसभा का, 2 सीटें झारखंड से भी इस बार खाली हो रही हैं और इन सीटों को लेकर जहां एक तरफ कहा जा रहा है कि जेएमएम और कांग्रेस में समन्वय अभी तक नहीं बन पाया है, कांग्रेस अपने उम्मीदवारों को लेकर दावेदारी कर रही है और जेएमएम दोनों ही सीटों पर अपनी ही पार्टी के प्रत्याशी को उतारने की बात कर रही है। देखिए, जेएमएम कांग्रेस में तो कभी समन्वय नहीं रहा। कांग्रेस जबरदस्ती से लटकन कहते हैं ना, वो पार्टी में लटकन की, गठबंधन में लटकन की तरह है। जितने बड़े फैसले हैं सरकार के, वो जेएमएम खुद लेती रही है। जब महुआ मांझी को राज्यसभा का उम्मीदवार बनाना था, उस समय दिल्ली से कांग्रेस से एक बड़े नेता आने वाले थे, सोनिया गांधी के जो प्रिय पात्र थे। हेमंत सोरेन ने मना कर दिया, कांग्रेस कुछ नहीं कर सकी। स्थानीय नीति बननी थी। 2 सीटें जो झारखंड की खाली उसे लेकर जो जेएमएम कांग्रेस की समन्वय की स्थिति को लेकर चर्चा, इस पर भी प्रतिक्रिया भाजपा ने दी है कि मौका मिला तो भाजपा पीछे नहीं हटेगी। फिलहाल हमारे सहयोगी दीपक के साथ एबीएन न्यूज से मैं तृप्ति राज्य से, नमस्कार। बोकारो एयरपोर्ट को जल्द चालू करने की दिशा में जिला प्रशासन ने सख्ती बढ़ा दी है। एयरपोर्ट से सटे दुंदीबाग बाजार क्षेत्र में अतिक्रमण हटाने के बाद अब दोबारा कब्जा करने वालों पर सीधे एफआईआर दर्ज करने का निर्देश दिया गया है। बोकारो परिसदन सभागार में उपायुक्त अजय नाथ झा की अध्यक्षता में आयोजित समीक्षा बैठक में एयरपोर्ट से जुड़े विकास और सुरक्षा कार्यों की प्रगति की समीक्षा की गई। बैठक में बीएसएल प्रबंधन को अतिक्रमण मुक्त कराए गए परिसर में 15 दिनों के भीतर स्लैब के माध्यम से बाउंड्री निर्माण पूरा करने और जगह जगह ट्रेसपासर्स बिल बी प्रोसिक्यूटेड के बोर्ड लगाने का निर्देश दिया गया है। इसके अलावा दुंदीबाग बाजार सहित महत्वपूर्ण चौक चौराहों पर सीसीटीवी कैमरे लगाने को कहा गया है ताकि सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत किया जा सके। सतनपुर पहाड़ पर 1 सप्ताह के भीतर उच्च तीव्रता वाली फ्लैश लाइट लगाने और आसपास की झाड़ियों की सफाई का भी निर्देश दिया गया है। बैठक में एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया और बीएसएल के बीच एमओयू नवीकरण, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से कंसेंट टू ऑपरेट के लिए आवेदन, डीजीसीए लाइसेंस प्रक्रिया, एम्बुलेंस और एसीएफटी वाहनों की व्यवस्था जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर भी चर्चा हुई। प्रशासन ने सभी विभागों को समन्वय के साथ समयबद्ध तरीके से कार्य पूरा करने का निर्देश दिया है। बोकारो एयरपोर्ट को लेकर के एक कोऑर्डिनेशन बैठक हुई थी। हर महीने लगभग बैठक होती थी, इसलिए 2 महीने के बाद 2 महीने से ये बैठक नहीं हुई थी। ये बैठक हुई है। कोऑर्डिनेशंस के कुछ इश्यूज हैं जो एयरपोर्ट अथॉरिटी और बीएसएल के बीच हैं, कराए जाने हैं, उन सब पर बातचीत हुई है। लगभग अगले 10 से 15 दिनों के अंदर कुछ पॉजिटिव परिणाम होगा कि इन लोगों का जो कोऑर्डिनेशन है, जो इश्यूज हैं, वो रिजॉल्व कर लिए जाएंगे। और छोटे छोटे इश्यूज हैं, वो सारे इश्यूज टाइम बाउंड हैं, जो रिजॉल्व कर लिए जाएंगे। बोकारो एयरपोर्ट एक ऐसा मुद्दा बोकारो शहर के लिए जो काफ़ी दिनों से चर्चा में रहा, लेकिन कोई इस पे निष्कर्ष नहीं निकल पा रहा है। कल भी बोकारो डीसी ने समन्वय समिति की बैठक की थी, जिसमें कि बोकारो जिला के सब तमाम पदाधिकारी के साथ साथ एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के रिप्रेजेंटेटिव और बीएसएल के रिप्रेजेंटेटिव के साथ उनकी बैठक हुई थी। उसमें उन्होंने ये डिस्कस किया है कैसे इससे बोकारो एयरपोर्ट को जल्द से जल्द चालू करें और जो भी बाधाएं आ रही है उसको जल्द से जल्द दूर किया जाए। जैसे कि जो कॉमन चीज़ थी, 1-2 चीज़ जिस पर उन्होंने अभी सख्त निर्णय लिया है, जहां पर अभी अतिक्रमण हटाया गया था बोकारो एयरपोर्ट की जगह को लेकर, जैसे दुंदी बाजार, उस जगह पे दोबारा अतिक्रमण सुनने को मिल रहा था। उस पर बोकारो डीसी ने सख्त आदेश दिए हैं कि जल्द से जल्द जो भी वहां पे अतिक्रमण दोबारा आ रहे हैं उनको हटाया जाए और ऐसे लोगों पर प्राथमिकी दर्ज कर कार्रवाई की जाए। तो बोकारो प्रशासन बोकारो एयरपोर्ट को लेकर काफ़ी सख्त और तुरंत चालू करने के पक्ष में दिख रहा है। बोकारो डीसी भी इसमें काफ़ी तत्पर और काफ़ी कार्रवाई करते दिख रहे हैं, लेकिन आने वाले समय में देखना होगा कि ये क्या कार्रवाई आने वाले समय में कितना कारगर होती है और कब तक बोकारो एयरपोर्ट चालू हो पाता है। बोकारो से एबीएन न्यूज़ के लिए चंदन सिंह। बोकारो स्टील प्लांट के प्रशासनिक भवन के मुख्य द्वार पर शुक्रवार से विस्थापितों ने अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया है। विस्थापितों का आरोप है कि पिछले वर्ष आंदोलन के दौरान हुई युवक की मौत के मामले में प्रबंधन ने जो वादे किए थे वे आज तक पूरे नहीं किए गए। दरअसल पिछले साल अप्रैल में विस्थापितों ने इसी मुद्दे को लेकर धरना दिया था। उस दौरान सीआईएसएफ और विस्थापितों के बीच झड़प हो गई थी, जिसमें विस्थापित युवक प्रेम प्रसाद की मौत हुई थी।
इस घटना के बाद प्रबंधन की ओर से मुआवजा और अन्य मांगों को पूरा करने का आश्वासन दिया गया था, लेकिन अब तक उस पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। मृतक प्रेम प्रसाद की मां गोमती देवी ने कहा कि प्रबंधन ने कई वादे किए थे, लेकिन आज तक उन्हें पूरा नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि उन्हें सिर्फ अपने बेटे के लिए न्याय चाहिए। वहीं विस्थापित नेता अजय महतो ने बताया कि धरना प्रदर्शन का मुख्य कारण पिछले वर्ष आंदोलन के दौरान प्रेम प्रसाद की मौत है। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रबंधन की कार्रवाई पक्षपातपूर्ण रही है और विस्थापितों की मांगों को नजरअंदाज किया जा रहा है। उन्होंने प्रबंधन से मांग की कि मृतक की स्मृति में 20 डिसमील जमीन उपलब्ध कराई जाए ताकि वहां उसकी प्रतिमा स्थापित की जा सके। हम लोग आज बैठे हैं यहाँ पर, तो इससे तो आप जग जाहिर हो रहा है आज बैठने की नौबत क्यों आई। 3/4/2025 को ये घटना घटी थी इसी सरजमीन पर। लहूलुहान अवस्था में हम लोग बीजीएच किसी तरह से हम लोग पहुंचे तो देखे कि वहाँ पर मृत शरीर हम लोगों ने पाया। ये हैवानियत बोकारो इस्पात संयंत्र का था। और उसके बाद 5 तारीख को 5/4/2025 को वार्ता हुई माननीय उपायुक्त महोदया के अध्यक्षता में। यहाँ के गरिमामय उपस्थिति, सांसद महोदय, विधायक महोदय, बेरमो के पूर्व विधायक, आपके सारे जनप्रतिनिधि और गणमान्य लोग वहाँ पर उपस्थित थे। उसमें मैं भी एक शख्स उपस्थित था। वहाँ पर सारी बातें हुई। जो 50 लाख का जो कंपनसेशन चार्ज था उसकी बात हुई। वो तो मान के चलिए कि 2 महीना 3 महीना लगा, वो हो गया। लेकिन उसके बाद जो बातें हुई उस बात पर एक भी बात पर अमल नहीं हुआ। 15 दिन के अंदर इन्होंने कहा था कि प्रेम महतो के परिजन को हम प्रपोजल भेज करके नियोजित करेंगे। बोकारो इस्पात क्षेत्र में जीआर का वो दिया। वो कहा कि अभी हम जीआर का दे रहे हैं, जीआर इंटरप्राइजेस। हम लोगों ने उसका विरोध किया तो उन्होंने कहा कि नहीं, जीआर में अभी दे रहे हैं और हम लोग 15 दिन के ये में हम लोग प्रपोजल भेज करके और दिल्ली से हम लोग करा लेंगे। मिडिल ईस्ट के देशों में बढ़ते युद्ध संकट के बीच आम लोगों की महंगाई का एक और बड़ा झटका लगा है। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने एलपीजी गैस सिलेंडर के दामों में बढ़ोतरी कर दी है। घरेलू गैस सिलेंडर की कीमत में 60 रुपये, जबकि कमर्शियल सिलेंडर में 115 रुपये की बढ़ोतरी की गई है। नए रेट आज से लागू कर दिए गए हैं और इंडियन ऑयल की वेबसाइट पर भी अपडेट कर दिए गए हैं। महंगाई की इस नई मार से आम लोगों की परेशानी और बढ़ गई है। रांची के हरमू इलाके में रहने वाली गरीब विधवा महिला आशा देवी ने गैस सिलेंडर के दाम बढ़ने पर नाराजगी जताई है। एपीएन न्यूज से बातचीत में उन्होंने कहा कि पहले से ही घर का खर्च चलाना मुश्किल हो रहा है, ऐसे में सिलेंडर महंगा होने से रसोई चलाना और भी कठिन हो जाएगा। उन्होंने एपीएन न्यूज के माध्यम से सरकार से अपील करते हुए कहा कि गरीब परिवारों को राहत दी जाए और गैस की कीमतों पर नियंत्रण किया जाए ताकि आम लोगों को कुछ राहत मिल सके। ईरान और इजराइल के बीच युद्ध का बड़ा असर अब भारत में भी देखने को मिल रहा है। जी हाँ, जिस तरीके से इस युद्ध का असर देखने को मिल रहा है, इसके बारे में अगर बात करें तो इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने एक बड़ा फैसला लिया और इसका असर सीधे घरेलू महिलाओं की जिंदगी पर पड़ेगा। जहां आपको बताना चाहेंगे 60 रुपए के दर से एलपीजी गैस को बढ़ा दिया गया है। एलपीजी गैस की रेट 60 रुपए बढ़ा दी गई है, जिससे कहीं ना कहीं घर की महिलाएं जो हाउसवाइफ है उन्हें तो दिक्कत होगी महीने के खर्च में, क्योंकि गैस ऐसी चीज है जिसके बिना आप राशन नहीं जोड़ सकते, यानी कि खाना बनाने के लिए गैस की जरूरत है ही। हम इस बारे में बात करेंगे, क्या कहती है घरेलू कामकाज की महिलाएं, इस पर जानेंगे। यहाँ पर हमारे बीच एक महिला है, उनसे जानेंगे क्या कहना है उनका। 60 रुपए गैस का दाम बढ़ा दिया गया है, क्या कहेंगे? क्योंकि इतना महंगाई कर दिए हैं, हम लोग कैसे बनाएंगे खाना। 60 रुपया बढ़ा दिए, एक्स्ट्रा बढ़ाते हैं 60 रुपया। कैसे चलता है आपका घर? हम लोग काम करते हैं तो खाते हैं। आप ही काम करती है अपने हाँ। घर में, आप ही खर्चा उठाती हैं। सब 60 रुपए बढ़ा दिया गया है। हाँ। क्या कहेंगी सरकार से? क्या कहेंगी? सरकार को इतना नहीं बढ़ाना चाहिए, गरीब आदमी मार खा जाता है जी। और दिक्कत होती है हम लोग को, फिर भी मजबूरी में खाना तो खाना ही है, खाना नहीं खाएंगे कैसे घर चलेगा। जी। तो सुना आपने, सवाल ये है कि क्या महंगाई में और भी चीजें बढ़ेगी जिससे मिडिल वर्ग की फैमिली और गरीबी दर झेलने वाले लोग हैं उन्हें सबसे ज्यादा नुकसान भुगतना पड़ेगा। लेकिन एलपीजी गैस की वजह से सिर्फ घर की महिलाओं को ही राशन को लेकर परेशानी नहीं उठानी पड़ेगी, बल्कि जो कारोबार होटल है, जो रेस्टोरेंट चलाते हैं, जो खान पान का कारोबार करते हैं, उन्हें भी इसकी वजह से एक बड़ा नुकसान झेलना पड़ेगा। उन्हें भी इसका एक बड़ा झटका लगा है, जिससे कहीं ना कहीं अभी सरकार को लेकर नाराजगी भी देखने को मिल रही है। फिलहाल हमारे सहयोगी दीपक के साथ एपीएन न्यूज से मैं तृप्ति राजेश, नमस्कार।
रांची के रातू रोड स्थित गैलेक्सिया मॉल के अंदर मौजूद पासपोर्ट कार्यालय को अचानक एक अज्ञात मेल द्वारा बम से उड़ाने की धमकी मिली है, जिसे लेकर आई ताज़ा सूचना के बाद कोतवाली डीएसपी प्रकाश सॉय के नेतृत्व में पुलिस और बम निरोधक दस्ता की टीम तुरंत मौके पर पहुंच गई। वहीं सुरक्षा के मद्देनजर पूरे पासपोर्ट कार्यालय परिसर को घेर कर सघन जांच शुरू कर दी गई है। साथ ही बम निरोधक दस्ता कार्यालय के हर कोने की तलाशी कर रहा है और आसपास के क्षेत्र में भी जांच की जा रही है। हालांकि किसी संदिग्ध वस्तु के मिलने की पुष्टि फिलहाल नहीं हुई है। उधर इस क्रम में रांची पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है और धमकी देने वाले की पहचान करने की कोशिश की जा रही है। ये भी बताते चले कि झारखंड पुलिस अदालती समन की प्रक्रिया को अब पूरी तरह हाईटेक बनाने जा रही है। नए आपराधिक कानूनों के प्रावधानों को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए राज्य में अब ई समन एप्लीकेशन का उपयोग किया जाएगा, जिसके संबंध में डीजीपी कार्यालय की ओर से राज्य के सभी जिलों के एसएसपी और एसपी को दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। रांची स्थित नामकुम के आयुष्मान आरोग्य मंदिर में राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम स्कूल स्वास्थ्य एवं कल्याण कार्यक्रम के अंतर्गत यूनिसेफ के सहयोग से उमंग दिवस की शुरुआत की गई, जिसका शुभारंभ राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अभियान निदेशक शशि प्रकाश झा ने विधिवत तरीके से शुभारंभ किया। उमंग दिवस किशोरों के लिए एक मासिक सहभागिता मंच है, जिसका उद्देश्य उन्हें स्वास्थ्य संबंधी सही जानकारी, परामर्श तथा आवश्यक स्वास्थ्य सेवाओं से जोड़ना है। इस मंच से किशोरों को सकारात्मक स्वास्थ्य व्यवहार अपनाने, सही निर्णय लेने, सहकर्मी नेतृत्व विकसित करने तथा परिवार और समुदाय में स्वास्थ्य आदतों को बढ़ावा देने के लिए सशक्त करता है। इस कार्यक्रम के दौरान अभियान निदेशक ने चल रहे उमंग दिवस स्तर का अवलोकन किया तथा उपस्थित किशोरों, सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी, सहायिका एवं समुदाय के सदस्यों से संवाद किया करते हुए किशोर स्वास्थ्य जागरूकता, परामर्श एवं स्वास्थ्य सेवाओं से जोड़ने में फ्रंटलाइन स्वास्थ्य कर्मियों की भूमिका की सराहना की। वहीं इस अवसर पर अभियान निदेशक ने कहा कि किशोरावस्था को समय है जब बच्चों में जिज्ञासा सबसे अधिक होती है और वे स्वाभाविक रूप से कई प्रश्न पूछते हैं। जो बच्चे अपनी जिज्ञासाओं और प्रश्नों के साथ आगे बढ़ते हैं, वहीं आगे चलकर जिम्मेदार और जागरूक नागरिक बनते हैं। अब बात करेंगे छत्तीसगढ़ से जुड़ी खबरों की। छत्तीसगढ़ में खेल प्रतिभाओं को राष्ट्रीय मंच देने के उद्देश्य से खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स 2026 का आयोजन 25 मार्च से 6 अप्रैल तक किया जाएगा। इस प्रतियोगिता के मुकाबले रायपुर, सरगुजा और बस्तर के विभिन्न खेल मैदानों में आयोजित होंगे। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने मंत्रालय महानदी भवन में खेल एवं युवा कल्याण विभाग की समीक्षा बैठक लेकर आयोजन की तैयारियों की विस्तृत जानकारी ली। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि युवा देश और प्रदेश का भविष्य हैं और राज्य सरकार खेल सहित हर क्षेत्र में युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि यह आयोजन वनांचल के खिलाड़ियों की प्रतिभाओं को पहचान दिलाने के साथ उन्हें राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचाने का सशक्त माध्यम बनेगा। बैठक में खेल अधोसंरचना, खेल अकादमियों की गतिविधियों, खेलो इंडिया योजनाओं और युवा महोत्सव की भी समीक्षा की गई। इस प्रतियोगिता में देश के करीब 30 राज्यों से लगभग 2500 खिलाड़ी और अधिकारी हिस्सा लेंगे। आठ मार्च अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर भारत विकास परिषद, नरेंद्र मोदी विचार मंच 50 से अधिक उन मातृ शक्तियों को सम्मानित करने जा रहा है जिन्होंने अलग अलग क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देकर समाज को एक नई दशा और दिशा दी है। भारत में मातृशक्ति सदैव पूजनीय है, जहां नारी को यहां देवी स्वरूप माना जाता है, जिससे इनकार नहीं है। वहीं अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर 50 महिलाओं को सम्मानित किया जाएगा जो अलग अलग क्षेत्र, अलग अलग विद्या से जुड़े, जिन्होंने समाज को एक नई दिशा और दशा दी है। उन सभी महिलाओं को एक मंच से सम्मानित कर नरेंद्र मोदी विचार मंच और भारत विकास परिषद गौरवान्वित करेगा। विश्व महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जा रहा है और इस बारे में हमने बहुत सारे विधाओं से जुड़े हुए, सहकारिता से जुड़े हुए, हॉस्पिटल से जुड़े हुए, ड्राइवर से जुड़े हुए और ऐसे बहुत सारे शिक्षा के क्षेत्र से जुड़ी हुई महिलाओं को, जो लोग समाज में एक आइकॉन की तरफ
से उभर रहे हैं उनको सम्मानित करने की योजना हम नरेंद्र मोदी विचार मंच की तरफ से बना रहे हैं। भारत विकास परिषद भी उसमें शामिल होगा और हमारी ये कोशिश होगी कि ऐसी सभी महिलाओं को हम एक मंच पर इकट्ठे करें और उनके अनुभव आपस में एक दूसरे से शेयर करें, जिससे कि प्रत्येक महिला को दूसरे क्षेत्र में भी काम करने की प्रेरणा मिले। एक और बात जो महत्वपूर्ण है, आने वाले समय में जो हम ये देखते हैं कि यह देश जो है वो महिलाओं की तरफ ज़्यादा झुक रहा है, क्योंकि पुरुष वर्ग जो है वो नशे में ज़्यादा से ज़्यादा जा चुका है। महिलाएं ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होकर अपने क्षेत्र में आगे आ रही हैं, तो इसलिए उनको एक अपॉर्चुनिटी भी है, उनको सम्मानित भी करना है और सम्मानित करके हम उनको राष्ट्र की मुख्य धारा में जोड़ने के लिए और दूसरी महिलाओं को भी प्रेरित कर। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर रायपुर में महिला सशक्तिकरण और राष्ट्र प्रेम का संदेश देने के लिए भव्य महिला बाइक और स्कूटी रैली का आयोजन किया जा रहा है। ये रैली 8 मार्च 2026 की सुबह 7 बजे मां काली मंदिर आकाशवाणी सिविल लाइन से शुरू होकर प्रभु श्री राम मंदिर VIP रोड तक निकाली जाएगी। इस रैली का आयोजन श्री राम मंदिर VIP रोड द्वारा किया जा रहा है, जिसकी संयोजिका भारवी वैष्णव और सह संयोजिका डॉक्टर अनामिका सिंह हैं। मैं भारत हूँ थीम पर आधारित इस रैली का उद्देश्य समाज में नारी शक्ति के आत्मविश्वास, आत्मसम्मान और राष्ट्रभक्ति की भावना को मजबूत करना है। आयोजकों के अनुसार रैली में शहर की बड़ी संख्या में मातृशक्ति बाइक और स्कूटी के साथ शामिल होंगी। ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करने की धारणा को जागृत करना है। अगर एक महिला भी इस नियम को फॉलो करती है और अपने घर के 4 पुरुषों को 4 बच्चों को इस नियम को फॉलो करने के लिए बोलती है, तो समाज में एक बहुत बड़ी जागरूकता का कार्य किया जाएगा। इस कार्यक्रम का एक और उद्देश्य है कि नारी को खुद के लिए जागृत करना कि आप सिर्फ सम्मान लेने के लिए नहीं बनी है, आपका समाज के प्रति जो कर्तव्य है उसमें आप अपनी एक्टिव भूमिका निभाएं। और इस कार्यक्रम के दौरान जो कार्यक्रम कालीबाड़ी आकाशवाणी चौक से स्टार्ट होकर राम मंदिर में समाप्त होगा, उसके बाद राम मंदिर में एक भव्य राम जी की आरती होगी, सभा का आयोजन किया जाएगा, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पे माननीय राजेंद्र जी भाई साहब उपस्थित रहेंगे, जिनके मार्गदर्शन में पूरा कार्यक्रम आयोजित हो रहा है। उसके बाद हमारे गृह मंत्री जी उपस्थित होंगे, श्रीमती लक्ष्मी रजवाड़े जी महिला बाल विकास मंत्री रहेंगी, महापौर मीना चौबे जी रहेंगी और बाल संरक्षण आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर वर्णिका शर्मा भी उपस्थित रहेंगी। विभावस्थिति जी भी इसमें आमंत्रित है, जो महिला मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष। फिल्में समाज का दर्पण मानी जाती हैं और सामाजिक मुद्दों को लोगों तक पहुंचाने का एक सशक्त माध्यम भी होती हैं। इसी उद्देश्य के साथ राजधानी रायपुर में भाजपा पार्षद और समाज सेवी डॉक्टर अनामिका सिंह के विशेष प्रयास से करीब 250 छात्राओं के लिए फिल्म द केरला स्टोरी 2 की विशेष स्क्रीनिंग का आयोजन किया गया। इस पहल का मकसद छात्राओं को समाज के संवेदनशील मुद्दों के प्रति जागरूक करना था। अभी आयोग के द्वारा एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया और इसकी अनुशंसा समस्त जिला में प्रेषित की गई है। जिले के सभी जो SP हैं और जो रेंज के IG हैं उनकी ओर प्रेषित की गई है। गृह मंत्रालय में भी ये सारी बातें संज्ञान में दी गई हैं कि आयोग के द्वारा बाल सुलभ दृष्टि को देखते हुए धारा 13 और धारा 15 के अंतर्गत, जिसमें आयोग को मुख्य धाराएं 13, 14 और 15 दी गई हैं, तो 13 और 15 का उपयोग करते हुए और साथ में बाल सुलभ दृष्टि को देखते हुए किशोर न्याय अधिनियम 2015 की जो अधिनियम है उसके 107, 108 और 109 के अंतर्गत समस्त जो थाना है, समस्त चौकियां हैं, उनमें एक स्लेट के आकार में दीवार पे एक चित्रण किया जाएगा, एक आकृति बनाई जाएगी और एक पेंसिल की आकृति बनाई जाएगी और इसमें बिल्कुल बच्चे जिस तरीके से पट्टी और पेंसिल में लिखा करते थे उसी आकार में उस स्लेट में लिखा होगा, जो पुताई की जाएगी दीवार पे, समस्त दीवारों में लेखन करते हुए कि उस थाने का, उस क्षेत्र का बाल कल्याण अधिकारी कौन है, उसका फोन नंबर लिखा जाएगा, SJPU का नंबर लिखा जाएगा और साथ के साथ जो CWC मेंबर है कुछ स्थानों में उनके भी नंबर लिखे जाएंगे, CWC अध्यक्ष के नंबर लिखे जाएंगे। भागलपुर के इशाकचक थाना क्षेत्र में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 8040 पीस कोडेन संयुक्त सिरप और 21,010 टैबलेट के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया है।
खबर बिहार से है। मामले को लेकर सिटी एसपी शैलेंद्र सिंह ने प्रेस को संबोधित करते हुए कहा कि वरीय पुलिस अधीक्षक भागलपुर के निर्देशानुसार अवैध शराब, हथियार और मादक पदार्थों की बरामदगी के लिए लगातार छापेमारी अभियान चलाया जा रहा है। विरोध में लगातार छापेमारी की जा रही है। तो इसी क्रम में दिनांक 6/3/2026 को सूचना प्राप्त हुई कि इशाकचक थाना अंतर्गत ये इस्लाम नगर में एक ये दिलकश ये रजीम का घर है और इनके यहाँ ये बड़ी मात्रा में कोडीन युक्त जो ये सिरप है इसका मतलब संग्रह कर और ये खरीद बिक्री किया जा रहा है। तो इस सूचना का सत्यापन किया गया और इसमें एक स्पेशल टीम का ये गठन किया गया एसडीपीओ हेड टाउन 1 के नेतृत्व में, और इसमें डीआईयू की टीम भी इसमें ये स्पेशल टीम में थी। तो इनके द्वारा अब बात करेंगे महाराष्ट्र से जुड़ी खबरों की। पनवेल महानगर पालिका की पहली ही महासभा में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच जोरदार हंगामा देखने को मिला। सदन की कार्यवाही शुरू होते ही विपक्षी सदस्यों ने नारेबाजी करते हुए सभागृह में प्रवेश किया, जिससे माहौल गर्म हो गया। महाराजांचा जयघोष करत आतमध्ये एंट्री केली। आपण पाहत आहात आज आम्ही महापालिकेचा जो ज्वलंत प्रश्न आहे प्रॉपर्टी टॅक्स त्या विषयासाठी आम्ही आज हे कोर्ट घालून आलो होतो आणि आम्ही आज तो विषय अजेंड्यावर घ्या बरं मी आज नका घेऊ। अब बात करेंगे उत्तर प्रदेश से जुड़ी खबरों की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने देश के पूर्व गृह मंत्री व उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री भारत रत्न पंडित गोविंद वल्लभ भाई पंत की पुण्यतिथि पर शनिवार को श्रद्धांजलि अर्पित की। मुख्यमंत्री ने लोक भवन स्थित उनकी प्रतिमा पर पुष्प अर्पित किए और उन्हें भारत मां का महान सपूत, प्रख्यात स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, कुशल अधिवक्ता व सुयोग्य प्रशासक बताया। अयोध्या में राम मंदिर परिसर में चल रही भवन निर्माण समिति की 3 दिवसीय बैठक के दूसरे दिन कई अहम फैसलों पर चर्चा हुई। समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा ने मीडिया को बताया कि बैठक का मुख्य फोकस राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अयोध्या दौरे की तैयारियों पर है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 19 मार्च को सुबह लगभग 11 बजे राम मंदिर परिसर पहुंचेंगी और करीब 4 घंटे तक वहां रहेंगी। माननीय राष्ट्रपति जी के कार्यक्रम के बारे में चर्चा हुई थी। उनके आगमन पर किस प्रकार उनका यहाँ पर स्वागत हो, किस प्रकार से वो मंदिर के परिसर में अलग अलग स्थानों पर जाएं, इसके बारे में मुख्य रूप से चर्चा की गई थी। जहाँ तक मंदिर निर्माण का प्रश्न है, जैसा मैंने पहले भी आप सभी को बताया है कि अब 2 निर्माण मुख्य रूप से, जहाँ तक मंदिर का विषय है, मंदिर से संबंधित है। फिलहाल स्टेट लाइव में बस इतना ही। नमस्कार।